भारतीय राजनीति में एक ऐसा नाम है जो जबरदस्त कामयाबी और उतने ही गहरे विवादों दोनों के लिए मशहूर है। तो आज हम बात करने वाले हैं लालू प्रसाद यादव के सफर की। एक ऐसा सफर जो कई मायनों में आप कह सकते हैं खुद भारतीय राजनीति का एक आईना है। तो सवाल यही उठता है कि एक बेहद साधारण बैकग्राउंड से आने वाला कोई इंसान पॉलिटिक्स के इतने ऊंचे मुकाम तक आखिर पहुंच कैसे सकता है। चलिए इस दिलचस्प और उतार चढ़ाव से भरे सफर को थोड़ा करीब से देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस नेता की शुरुआत हुई कैसे। उनका पॉलिटिकल राइज ना बहुत ही तेज था। मतलब 1974 का जो जेपी आंदोलन हुआ वो तो जैसे उनके लिए एक लॉन्च पैड ही बन गया। वहीं से उन्हें एक छात्र नेता के तौर पर पहचान मिली और मजे की बात देखिए, सिर्फ 3 साल में, बस 3 साल में वो 29 की उम्र में देश के सबसे यंग सांसद बन गए। पटना यूनिवर्सिटी में लॉ की पढ़ाई के दौरान ही वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में पूरी तरह से एक्टिव हो गए और यहीं पर उन्होंने सोशल जस्टिस और पिछड़े वर्गों के अधिकारों की बात करनी शुरू की, जो आगे चलकर उनकी पूरी राजनीति का आप कह सकते हैं सेंटर पॉइंट बन गया। अब आता है वो दौर जब वो बने बिहार के मुख्यमंत्री। तो 1990 में जब वो चीफ मिनिस्टर बने तो उन्होंने सोशल जस्टिस और सेक्युलरिज्म को अपनी पॉलिटिक्स का मेन एजेंडा बना लिया। उन्होंने पिछड़ी जातियों के लिए रिजर्वेशन पॉलिसीज को बहुत मजबूती से लागू किया और माइनॉरिटीज के हक की भी जोरदार वकालत की। इसी वजह से वो गरीबों और वंचितों के बीच एक बेहद पॉपुलर लीडर बन गए। चलिए अब देखते हैं कि कैसे उन्होंने एक नई पार्टी बनाई। देखिए, जनता दल में जब अंदरूनी मतभेद बहुत बढ़ गए तो 1997 में राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी का बनाना एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव था। इस एक कदम ने उन्हें अपनी एक अलग पॉलिटिकल पहचान बनाने का मौका दिया और बिहार में उनकी पकड़ और भी ज्यादा मजबूत हो गई। और अब आते हैं उनके करियर के उस हिस्से पर जिसे शायद सबसे ज्यादा पहचान मिली, रेलवे का कायापलट। जब 2004 में उन्होंने रेल मंत्री का पद संभाला ना, तो इंडियन रेलवे लगातार लॉस में चल रही थी, लेकिन 2009 तक कमाल देखिए, उन्होंने इसे एक प्रॉफिट वाले ऑर्गेनाइजेशन में बदल दिया। अब सवाल यह है कि ये हुआ कैसे। देखिए, उन्होंने यात्री किराया तो बढ़ाया नहीं, इसके बजाय माल ढुलाई मतलब फ्रेट लोडिंग से कमाई बढ़ाई, खर्च कम किया और रेलवे की जो कैपेसिटी थी उसका कहीं बेहतर इस्तेमाल किया। और ये बदलाव इतना जबरदस्त था कि हार्वर्ड और वॉटन जैसे दुनिया के टॉप बिजनेस स्कूलों ने इसे मैनेजमेंट पर एक केस स्टडी के तौर पर पढ़ाया। मतलब ये समझने के लिए कि एक सरकारी डिपार्टमेंट को मुनाफे में कैसे लाया जा सकता है। कमाल है ना। लेकिन हर कहानी की तरह यहां भी एक दूसरा पहलू था, घोटाला और उसके परिणाम। चारा घोटाला ये उनके पॉलिटिकल करियर का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। करप्शन के ये मामले जब सामने आए तो उन्हें न सिर्फ चीफ मिनिस्टर की कुर्सी से इस्तीफा देना पड़ा, बल्कि यहीं से उनके करियर की दिशा ही पूरी तरह बदल गई। इन घोटालों का नतीजा बहुत सीरियस था। उन्हें सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी ही नहीं छोड़नी पड़ी, बल्कि सजा होने के बाद उन पर इलेक्शन लड़ने पर भी रोक लग गई, जिसने एक तरह से उनकी एक्टिव पॉलिटिक्स पर एक बहुत लंबा ब्रेक लगा दिया। अच्छा, पॉलिटिक्स से थोड़ा हटकर देखें तो लालू प्रसाद यादव एक फैमिली मैन रहे हैं, लेकिन उनकी एक और पहचान थी, उनकी भाषण देने की कमाल की स्टाइल। वो अपनी देसी और जमीनी बातों से सीधे आम जनता के साथ कनेक्ट कर जाते थे और यही उनकी पॉपुलैरिटी का एक बहुत बड़ा राज था। तो आखिर में सवाल यही बचता है, लालू प्रसाद यादव की विरासत, उनकी लेगेसी है क्या? बहुत कॉम्प्लेक्स है। क्या उन्हें सामाजिक न्याय के उस हीरो के तौर पर याद रखा जाएगा जिसने पिछड़ों और दबे कुचलों को आवाज दी, या फिर एक ऐसे नेता के तौर पर जिनकी पूरी इमेज भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी रही? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब मुझे लगता है शायद भारतीय राजनीति में एक नाम ऐसा है जिस पर लोगों की राय अक्सर बंटी हुई मिलती है। कुछ के लिए वो मसीहा हैं तो कुछ के लिए विवादों का दूसरा नाम। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव की। चलिए उनके उस दिलचस्प सफर को समझते हैं जिसने भारत की राजनीति पर एक गहरी छाप छोड़ी। ये सवाल वाकई सोचने वाला है। एक गरीब किसान परिवार का लड़का जिसने अपना बचपन एक छोटे से गांव में गुजारा हो, वो देश की सियासत का इतना बड़ा खिलाड़ी कैसे बन गया? आइए उनके इस अविश्वसनीय सफर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो चलिए कहानी को एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। पहला पड़ाव, गांव से निकलकर यूनिवर्सिटी तक पहुंचने का सफर। बात है 11 जून 1948 की। बिहार के गोपालगंज जिले में एक छोटा सा गांव है फुलवरिया। यहीं एक साधारण किसान परिवार में लालू यादव का जन्म हुआ। उनका पूरा बचपन गरीबी और संघर्ष में बीता
और शायद इन्हीं अनुभवों ने उनके भविष्य की राजनीति की नींव रखी। अच्छा, अब जरा उनकी पढ़ाई लिखाई पर नजर डालते हैं। गांव के ही स्कूल से 7वीं क्लास पास करने के बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए पटना आ गए। पटना यूनिवर्सिटी से उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में बीए किया और फिर लॉ की डिग्री भी हासिल की। ये जो गांव से पटना आने का कदम था ना, ये उनके पॉलिटिकल भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। और यहीं से, मतलब यूनिवर्सिटी से, उनकी जिंदगी का दूसरा चैप्टर शुरू होता है, एक छात्र नेता का उदय, जहां से सियासत की पहली चिंगारी भड़की। उनके राजनीतिक जीवन का असली आगाज यहीं से हुआ। साल था 1973, जब वो पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन, जिसे पूसू भी कहते हैं, उसके प्रेसिडेंट चुने गए। आपको बता दूं, उस जमाने में ये एक बहुत बड़ी राजनीतिक जीत मानी जाती थी। अब ये वो दौर था जब पूरा देश जेपी आंदोलन की आग में तप रहा था। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति का ये आंदोलन सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी बिगुल था, और इसी आंदोलन ने लालू प्रसाद यादव जैसे कई युवा नेताओं को एक बड़ी पहचान दिलाई। इस आंदोलन ने उन्हें एक जमीन दी, और फिर शुरू हुआ उनका सफर सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक का, मतलब बिहार पर विजय का। इसके बाद तो उनका पॉलिटिकल ग्राफ जो है वो रॉकेट की तरह ऊपर गया। सोचिए, 1977 में सिर्फ 29 साल की उम्र में वो देश के सबसे युवा सांसदों में से एक थे। 1980 में विधायक बने और 1990 आते आते वो बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ चुके थे। सच में ये एक असाधारण राजनीतिक चढ़ाई थी। तो बिहार के बाद अब बारी थी दिल्ली की। यहां से शुरू होता है उनका चौथा सफर, जहां वो एक राष्ट्रीय ताकत के तौर पर उभरे। जब बिहार की सियासत में उनकी पकड़ एकदम मजबूत हो गई, तो उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति की तरफ कदम बढ़ाया। 1997 में उन्होंने जनता दल से अलग होकर अपनी खुद की पार्टी बनाई, राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी। नेशनल पॉलिटिक्स में उनका एक काम ऐसा है जिसकी चर्चा आज भी होती है, और वो था रेल मंत्री के तौर पर उनका कार्यकाल। 2004 से 2009 के बीच उन्होंने लगातार घाटे में चल रही भारतीय रेलवे को मुनाफे में लाकर सबको हैरान कर दिया था। ये उनके प्रशासनिक कौशल का एक बड़ा सबूत माना जाता है। तो अब आते हैं उनकी विरासत पर, और ये कहानी का शायद सबसे दिलचस्प हिस्सा है, संत या पापी। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसमें दोनों ही रंग दिखते हैं। देखिए, उनकी विरासत एक सिक्के के दो पहलुओं जैसी है। एक तरफ वो सामाजिक न्याय के सबसे बड़े चैंपियन माने जाते हैं। उन्होंने पिछड़ी और दलित जातियों को आवाज दी। उनके समर्थक तो उन्हें प्यार से मसीहा कहते थे। चरवाहा विद्यालय जैसा इनोवेटिव आइडिया भी वही लाए, ताकि गरीब चरवाहों के बच्चे भी पढ़ लिख सकें। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, और वो है भ्रष्टाचार के आरोपों का गहरा साया। बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में नाम आने के बाद उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी तक छोड़नी पड़ी। इन कानूनी दांवपेचों ने उनके पॉलिटिकल करियर पर बहुत बुरा असर डाला, और उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। खैर, आज उनकी जो सियासी विरासत है, उसे उनके बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप यादव आगे बढ़ा रहे हैं, जो बिहार की राजनीति में काफी सक्रिय हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है, लालू प्रसाद यादव को किस तरह याद रखा जाए, जनता के नायक के रूप में, या फिर एक ऐसी व्यवस्था की पैदाइश के तौर पर जिसमें कई खामियां थीं। शायद उनकी विरासत हमेशा इन दो ध्रुवों के बीच बहस का एक मुद्दा बनी रहेगी। बिहार की राजनीति की बात हो और लालू प्रसाद यादव का जिक्र न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उनका नाम एक तरह से वहां की सियासत का पर्याय बन चुका है। लेकिन आज हम उनकी राजनीति की नहीं, बल्कि उस विरासत की बात करने वाले हैं जिसे अब उनकी अगली पीढ़ी आगे बढ़ा रही है। तो सवाल यही उठता है कि लालू प्रसाद यादव के बाद उनकी इतनी बड़ी राजनीतिक विरासत का असली वारिस आखिर है कौन? चलिए आज इसी दिलचस्प कहानी की तह तक चलते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही शक्तिशाली राजनीतिक जोड़ी से, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी जी, जो खुद बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। इन दोनों ने मिलकर, आप कह सकते हैं, दशकों तक बिहार की राजनीति पर अपनी छाप छोड़ी है। और उनका परिवार काफी बड़ा है। कुल मिलाकर उनके 9 बच्चे हैं। मतलब अपने आप में ही एक छोटी मोटी राजनीतिक इकाई है। अब इन 9 बच्चों में 7 तो बेटियां हैं, जिनमें सबसे बड़ी बेटी मीसा भारती, वो भी एक एक्टिव पॉलिटिशियन है, राज्यसभा सांसद है। लेकिन बिहार की सियासत में सबकी निगाहें टिकी रहती हैं लालू जी के 2 बेटों पर, बड़े बेटे तेज प्रताप और छोटे बेटे तेजस्वी। चलिए पहले बात करते हैं बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की।
तेज प्रताप ना अपने बिल्कुल ही अलग एकदम अनोखे अंदाज के लिए जाने जाते हैं। मतलब वो किसी भी पारंपरिक राजनेता के साँचे में फिट नहीं बैठते। उनकी पब्लिक इमेज बड़ी रंगीन है। कभी वो कृष्ण बनकर बांसुरी बजाते हुए दिख जाते हैं तो कभी भगवान शिव के भेष में नजर आते हैं। ये उनकी गहरी धार्मिक आस्था को तो दिखाता ही है, साथ ही अपने समर्थकों से जुड़ने का उनका एक बहुत ही यूनिक तरीका भी है। अच्छा, राजनीतिक तौर पर देखें तो वो बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं, विधायक भी रहे हैं। उनका व्यक्तित्व काफी धार्मिक है और हाँ, वो अक्सर अपने बेबाक बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। राजनीति के अलावा बिजनेस और सोशल वर्क में भी उनकी गहरी दिलचस्पी है। तो ये तो हुई बड़े भाई की बात। अब आते हैं छोटे बेटे तेजस्वी यादव पर। तेजस्वी को ही ज्यादातर लोग लालू प्रसाद यादव का असली पॉलिटिकल वारिस मानते हैं। मतलब वही हैं जिन्हें पार्टी की कमान संभालने के लिए तैयार किया गया है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात है। शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि राजनीति में आने से पहले तेजस्वी एक प्रोफेशनल क्रिकेटर थे। और सिर्फ क्रिकेटर ही नहीं, इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल में दिल्ली डेयर डेविल्स टीम का हिस्सा भी थे। है ना कमाल का सफर, क्रिकेट से सियासत तक का। और उनका ये सफर क्रिकेट के मैदान से राजनीति के अखाड़े तक का बहुत ही तेज रहा। जरा सोचिए, इतनी कम उम्र में वो बिहार के डिप्टी सीएम बन गए और 2020 के चुनाव में तो उन्होंने अपनी लीडरशिप को साबित भी कर दिया, जब उनकी अगुवाई में आरजेडी राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। आज वो बिहार के टॉप युवा नेताओं में से एक हैं और A to Z की राजनीति की बात करते हैं, यानी समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने की। तो अब अगर दोनों भाइयों को आमने सामने रखकर देखें तो फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। एक तरफ है तेज प्रताप, जिनका व्यक्तित्व अपरंपरागत और आध्यात्मिक है, तो दूसरी तरफ है तेजस्वी, जो ज्यादा स्ट्रेटेजिक और मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स करते हैं। भूमिका भी अलग है। तेज प्रताप पूर्व मंत्री और विधायक हैं, जबकि तेजस्वी डिप्टी सीएम और पार्टी के घोषित उत्तराधिकारी। फोकस भी एकदम अलग है। तेज प्रताप का ध्यान पब्लिक स्टेटमेंट्स और धर्म पर रहता है, तो तेजस्वी का पूरा फोकस पार्टी लीडरशिप और इलेक्शन स्ट्रैटेजी पर होता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इन दो अलग अलग शख्सियतों का, इन दो अलग अलग रास्तों का यादव परिवार की राजनीतिक ताकत के लिए क्या मतलब है? क्या ये आपस में कोई टकराव है या फिर इसके पीछे भी कोई सोची समझी रणनीति छिपी है? देखिए, असल में देखा जाए तो दोनों की ये जो अलग अलग भूमिकाएं हैं ना, ये एक ही राजनीतिक किले को और मजबूत करती हैं। जहां एक तरफ तेजस्वी अपनी मॉडर्न सोच से युवाओं और विकास की बात करने वाले वोटरों को लुभाते हैं, पार्टी की मेन स्ट्रीम कमान संभालते हैं, वहीं दूसरी ओर तेज प्रताप अपने धार्मिक और पारंपरिक अंदाज से पार्टी के जो कोर वोटर हैं उनसे एक गहरा कनेक्शन बनाए रखते हैं। तो ये एक तरह की स्ट्रैटेजी हो सकती है जिससे परिवार की पकड़ हर तरह के वोटर पर बनी रहे। और बस यहीं आकर हम इस कहानी के सबसे बड़े सवाल पर रुक जाते हैं। इन सारे राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए क्या तेजस्वी यादव, जो आज पार्टी के निर्विवाद नेता हैं, आने वाले वक्त में बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच पाएंगे? खैर, बिहार की राजनीति में एक नाम ऐसा है जिसके बारे में लोग या तो बहुत अच्छा बोलते हैं या फिर बहुत बुरा, बीच का कोई रास्ता ही नहीं है। मतलब एक ऐसा नेता जो लाखों लोगों के लिए तो किसी नायक से कम नहीं, पर कईयों की नज़र में वो एक खलनायक हैं। तो चलिए आज लालू प्रसाद यादव के उसी सफ़र की पड़ताल करते हैं, एक ऐसा सफ़र जिसने बिहार की सियासत की दिशा और दशा दोनों को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। लालू यादव की शख्सियत को समझने के लिए ये दो तस्वीरें देखिए। एक तरफ वो लाखों दबे कुचले लोगों के लिए हैं गरीबों के मसीहा, और दूसरी ही तरफ उन पर लगे आरोपों की वजह से उन्हें विवादों का बादशाह भी कहा जाता है। तो आखिर असली तस्वीर कौन सी है, मसीहा वाली या खलनायक वाली? चलिए उनके सफर में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उनकी शुरुआत की। उनकी कहानी का पहला पड़ाव मिट्टी का नेता। देखिए, उनकी कहानी किसी आलीशान बंगले से शुरू नहीं होती, बल्कि बिहार की मिट्टी से होती है। एक ऐसे माहौल से जिसने उनके राजनीतिक भविष्य की पूरी नींव रखी। साल था 1948, जगह थी गोपालगंज का फुलवरिया गांव। यहीं एक बेहद गरीब परिवार में लालू यादव का जन्म हुआ। उन्होंने बचपन से ही गरीबी और भेदभाव को बहुत करीब से देखा था। आप सोचिए, बचपन एक चरवाहे के तौर पर बीता, लेकिन आंखों में सपने बहुत बड़े थे। और फिर उन सपनों को पंख लगे पटना यूनिवर्सिटी में, जहां छात्र राजनीति से उन्होंने अपनी आवाज को बुलंद करना शुरू कर दिया। अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर, सामाजिक न्याय का उदय।
चलिए अब सीधा चलते हैं 1990 के उस दौर में। ये वो वक्त था जब बिहार की राजनीति एक नई करवट ले रही थी और एक नए दमदार नेता का उदय हो रहा था, लालू प्रसाद यादव। लालू यादव की पूरी पॉलिटिक्स का जो सेंटर पॉइंट था ना, वो था सामाजिक न्याय। अब सवाल ये है कि उस दौर में इस शब्द का मतलब क्या था। इसका सीधा सा मतलब था सदियों से सत्ता से दूर रखे गए तबकों को, यानी कि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्गों को एक साथ एक मंच पर लाना, उन्हें पॉलिटिकल पावर देना और सबसे जरूरी ये एहसास दिलाना कि देखो सरकार में तुम्हारी भी हिस्सेदारी है। और इसी सामाजिक न्याय को लेकर उनका ये नारा, भूरा बाल साफ करो, काफी विवादित भी रहा। लेकिन इस एक नारे ने उनके समर्थकों में एक ऐसा जोश भर दिया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, इसने एक बहुत बड़े वर्ग को ये महसूस कराया कि अब सत्ता उनके हाथ में है और अब वो दबे कुचले नहीं रहेंगे। अब बात करते हैं तीसरे पड़ाव की, शक्ति और शैली, मतलब उनका वो अनोखा अंदाज। सत्ता में आने के बाद लालू यादव का स्टाइल बिल्कुल अलग था। उनका काम करने का तरीका, उनका लोगों से जुड़ने का अंदाज और उनके कुछ बड़े फैसलों ने उनकी छवि को और भी मजबूत कर दिया। जानते हैं उनकी सबसे बड़ी ताकत क्या थी? लोगों से उनका सीधा कनेक्शन। वो कोई एयर कंडीशनर कमरों में बैठने वाले नेता नहीं थे। अरे वो तो लोगों के साथ जमीन पर बैठकर सत्तू खाते थे, उन्हीं की भाषा में बतियाते थे और अपने मजाकिया अंदाज से बड़े विरोधी को भी चुप करा देते थे। उन्होंने गरीबों को वो हिम्मत दी कि वो किसी भी बड़े अफसर की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकें। और फिर आया 1990 का वो ऐतिहासिक पल, जब लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा पूरे देश में आगे बढ़ रही थी। तब बिहार के समस्तीपुर में लालू यादव ने उसे रोक दिया और आडवाणी जी को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। बस इस एक कदम ने उन्हें रातों रात राष्ट्रीय स्तर पर धर्मनिरपेक्षता का एक बहुत बड़ा चेहरा बना दिया। चौथा पड़ाव है रेलवे का नया सफर। इसे आप मैनेजमेंट गुरु का उदय भी कह सकते हैं। बिहार की राजनीति के बाद उनके करियर में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी शायद ही किसी ने उम्मीद की होगी। वो बने देश के रेल मंत्री और यहां उन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसने सबको चौंका दिया। देखिए, जब उन्होंने रेल मंत्रालय संभाला तो भारतीय रेलवे सालों से घाटे में चल रही थी और लालू यादव ने उसी घाटे में चल रही रेलवे को मुनाफे में लाकर खड़ा कर दिया। ये वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं था और इसने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। उन्होंने रेलवे में कुल्हड़ वाली चाय वापस शुरू की, गरीब रथ जैसी सस्ती एसी ट्रेनें चलाईं। इन कदमों से वो एक बार फिर आम आदमी के हीरो बन गए और हालात ये हो गए थे कि आईआईएम और हार्वर्ड जैसे बड़े बड़े मैनेजमेंट संस्थानों के छात्र उनके इस अनोखे मैनेजमेंट स्टाइल को समझने और उस पर रिसर्च करने के लिए आने लगे थे। अब हम पहुंचते हैं पांचवें और आखिरी पड़ाव पर, विरासत, जिसमें विवाद भी हैं और वाणी भी। जैसा कहते हैं ना कि हर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है। उनके इतने शानदार करियर पर कुछ ऐसे गहरे दाग भी लगे जो आज भी उनकी विरासत का एक बड़ा और अहम हिस्सा हैं। उनके राजनीतिक करियर पर सबसे बड़ा धब्बा लगा चारा घोटाला। इस एक भ्रष्टाचार के मामले ने उनकी छवि को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। इसके बाद तो कानूनी मुश्किलों का एक लंबा दौर शुरू हुआ, जिसकी वजह से उन्हें जेल तक जाना पड़ा। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि उनकी विरासत है क्या? जो लोग उनकी आलोचना करते हैं वो कहते हैं कि उन्होंने सड़कें नहीं बनवाईं, कारखाने नहीं लगवाए, मतलब विकास पर ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन उनके जो समर्थक हैं वो कहते हैं कि उन्होंने उससे भी कहीं ज्यादा बड़ी चीज दी है। उन्होंने गरीबों को आवाज दी और आत्मसम्मान दिया। और यहीं पर हम इस विश्लेषण को एक सवाल के साथ छोड़ते हैं कि इतिहास एक ऐसे नेता को कैसे याद रखेगा। एक ऐसा नेता जिसने लाखों करोड़ों लोगों को आवाज दी, उन्हें सम्मान से जीना सिखाया, लेकिन जिसका दामन भ्रष्टाचार के आरोपों से भी दागी रहा। इसका जवाब। नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय राजनीति के एक ऐसे नाम की जिनका जिक्र आते ही ना एक जबरदस्त बहस छिड़ जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव की। एक ऐसे नेता जो जितने प्रभावशाली रहे उतने ही विवादास्पद भी। अब देखिए, उनका पूरा सफर ही बड़े कमाल के विरोधाभासों से भरा है। और यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना, कि आखिर एक जमीनी जननेता मैनेजमेंट गुरु कैसे बन गया? मतलब कमाल की बात है। चलिए इसी दिलचस्प कहानी को परत दर परत समझते हैं। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? जैसा कि कई बड़ी राजनीतिक कहानियों के साथ होता है, इसकी शुरुआत भी हुई जमीन से, छात्र राजनीति की गलियों से। देखिए, 70 का दशक था, जेपी आंदोलन का दौर, और उसी आंदोलन से निकले लालू यादव।
उनका पॉलिटिकल ग्राफ ना रॉकेट की तरह ऊपर गया। सोचिए जरा, 1977 में महज 29 साल की उम्र में वो देश के सबसे युवा सांसदों में से एक बन गए। और उसके सिर्फ 12 साल बाद 1989 तक वो बिहार में विपक्ष के नेता थे। वाकई एक जबरदस्त राजनीतिक छलांग थी ये। और बस यहीं से उनके करियर का वो चैप्टर शुरू होता है जिसने उन्हें बिहार की पॉलिटिक्स का, कह सकते हैं कि, सबसे पावरफुल चेहरा बना दिया। 1990 में वो बने मुख्यमंत्री और इसके बाद उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई सोशल जस्टिस के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर। उन्होंने पिछड़ी और दलित जातियों को एक ऐसी आवाज दी, एक ऐसा कॉन्फिडेंस दिया जो शायद उन्हें पहले कभी मिला ही नहीं था। और यही उनकी पॉलिटिक्स का फोकस बन गया। और फिर साल 1990 में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। याद कीजिए, लाल कृष्ण आडवाणी की राम रथ यात्रा पूरे देश में चल रही थी, माहौल गर्म था। तब लालू यादव ने बिहार के समस्तपुर में उस यात्रा को रोक दिया और आडवाणी जी को गिरफ्तार करवा लिया। बस इस एक फैसले ने लालू यादव को नेशनल लेवल पर एक मजबूत सेक्युलर नेता के तौर पर स्थापित कर दिया। लेकिन कहानी में हमेशा एक लेकिन होता है ना? तो जहां एक तरफ वो सत्ता के शिखर पर थे, वहीं दूसरी तरफ विवादों का एक तूफान भी खड़ा हो रहा था। और यहीं पर हमें उनके करियर का वो सबसे बड़ा कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ वो अल्पसंख्यकों के रक्षक की इमेज बना रहे थे, एक सेक्युलर नेता वाली, और दूसरी तरफ उन पर लगा चारा घोटाले का आरोप, करप्शन के इतने गंभीर आरोप कि उनकी सरकार पर ही एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया। तो इन आरोपों का असर क्या हुआ? असर सीधा और काफी ड्रामेटिक था। उन्हें सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ी, लेकिन उन्होंने राजनीति नहीं छोड़ी, बल्कि एक नया पॉलिटिकल मूव चला। उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई, राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी, और अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाकर सत्ता की चाबी अपने पास ही रखी। तो बिहार की पॉलिटिक्स में इन सब उतार चढ़ावों के बाद लालू यादव की कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। अब कहानी पहुंचती है नेशनल स्टेज पर। साल था 2004। केंद्र में बनी यूपीए की सरकार और लालू प्रसाद यादव को मिली रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी। अब उन्हें जो रेलवे मिली थी ना, वो लगातार घाटे में डूबी हुई थी। तो चैलेंज आप समझ सकते हैं, बहुत बहुत बड़ा था। और जो नतीजा आया वो तो हैरान कर देने वाला था। जानते हैं क्या हुआ? बिना पैसेंजर किराया बढ़ाए उन्होंने उस घाटे वाली रेलवे को लगभग 90,000 करोड़ रुपए के मुनाफे में लाकर खड़ा कर दिया। ये एक ऐसा टर्नअराउंड था जिसकी किसी ने उम्मीद तक नहीं की थी। तो सवाल उठता है कि ये हुआ कैसे? आखिर किया क्या उन्होंने? देखिए, उन्होंने माल ढुलाई यानी फ्रेट से कमाई पर फोकस किया, फालतू खर्चे कम किए और कुछ ऐसे आइडियाज लाए जो सुनने में बड़े सिंपल लगते हैं पर थे बड़े असरदार। जैसे स्टेशनों पर प्लास्टिक कप की जगह मिट्टी के कुल्हड़ और ट्रेनों में खादी का इस्तेमाल। उनका ये मैनेजमेंट स्टाइल इतना फेमस हुआ कि IIM अहमदाबाद और हार्वर्ड तक में इस पर केस स्टडीज होने लगी। तो एक छात्र नेता से मुख्यमंत्री और फिर एक मैनेजमेंट गुरु तक, ये जो पूरा सफर है ना, ये हमें उनकी लेगेसी के एक बहुत ही उलझे हुए सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, लालू प्रसाद यादव को कैसे याद रखा जाए? सामाजिक न्याय के उस हीरो के तौर पर जिसने हाशिए पर पड़े लोगों को आवाज दी, या फिर भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे एक कंट्रोवर्शियल लीडर के तौर पर? शायद सच इन दोनों के बीच में ही कहीं